एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कवर करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, जितना कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इससे पहले वाला जो भी पार्ट है इस चैप्टर का वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है एक वीडियो में, और उसमें हमने कवर किया है अप टू कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है, तो उसका जो भी लिंक है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो एनसीईआरटी क्लास 12th वन शॉट वीडियोस, जो मेरा एक सीरीज है एनसीईआरटी क्लास 12th वन शॉट सीरीज है, उस प्लेलिस्ट से भी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से भी कवर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्रिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिज्म तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग टर्म 2 के सिलेबस की बात करें या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे नीट और जेईई की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है इस तरह से, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है और यहाँ से इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, और फाइनली और एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है और रेज ऑफ लाइट इस तरह से चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रिज्म है इसमें अगर हम लोग बात करें तो एंगल ए जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको प्रिज्म एंगल नाम दिया गया है। ठीक है, एक नोमेनक्लेचर दिया गया प्रिज्म एंगल, एंगल ए। तो बहुत बार ऐसा टर्म यूज किया जाएगा प्रिज्म एंगल के लिए, तो ध्यान रखना में ये वाला जो एंगल है दिस इज नोन एज प्रिज्म एंगल। ठीक है, और इसमें कुछ बहुत हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिंपल स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करके यहाँ पर सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, है ना। डिराइव तो कुछ लंबा डेरिवेशन है नहीं, सिंपल यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करो और सारे के सारे यहाँ पर रिजल्ट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ भी याद रखने वाली ऐसे कुछ चीज नहीं है ना, सिंपल सी चीज है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो बात करें अगर रे ऑफ लाइट अगर सपोज इसमें प्रिज्म में इस तरह से इंटर कर रही है ना, तो हम लोग रिफ्रैक्टेड रे है वो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ये हमारे पास में ये सरफेस है या इंटरफेस बोल दो, यहाँ पर सपोज मीडियम है N1, जनरली एयर होता है, यहाँ पर N2 है, और फिर बाहर रे सपोज N1 में जा रही है, इस तरह से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इस तरह से रे आई और रिफ्रैक्ट हुई। अब रे जब पहली बार इस सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई तो हम लोग पता है कि यहां से हम लोग पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दिख रहा है दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल है तो ये यहां से 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना, 90 डिग्री बना रहा है, और नॉर्मल से ही हम लोग एंगल मेजर करेंगे। दिस इज माई इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल से ही देखो, नॉर्मल से ही जो रिफ्रैक्टेड रे जा रही है वो नॉर्मल से ही एंगल बना रही है ना। नॉर्मल से ही जो R1 हम लोग एंगल बता रहे हैं दिस एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल यहां पर ध्यान रखना है ना। उसके बाद रे ऑफ लाइट गई दूसरे सरफेस में, दूसरे इंटरफेस में, तो इस इंटरफेस में हम लोग फिर से यहां से देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये परपेंडिकुलर यहां से इस जगह से ही यहां से परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में हमने एक R2 डिफाइन किया है ना। R2 R1 R2 अंदर वाले जो एंगल है उसको R1 R2 बना रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, और बाहर जो रेज निकली विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो बाहर जो रेज निकली वो कौन सी रेज निकली, बाहर जो रेज निकली यहां से देखो ये बाहर निकल गई, इसको हम लोग ई बोल रहे हैं। यहां पर डिफाइन करने का तरीका है, ई को हम लोग इमर्जेंट रे, जो फाइनली जो यहां से रे बाहर निकल के गई इसको हम लोग इमर्जेंट रे के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या क्या चीज हमने यहां पर देखा, हमने देखा यहां पर एंगल आई, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है, हमने देखा R1 R2 जो अंदर वाले जो एंगल्स हैं, है ना, अंदर वाले जो नॉर्मल के साथ जो एंगल्स बना रहे हैं R1 R2 हमने मान रखा है, और फाइनली जो रे बाहर निकल रही है उसको हम लोग इमर्जेंट रे ई के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहां पर हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R1। ये तो हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं ना, पहला हमारे पास में मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है N2, है ना। तो पहला जो यहाँ इस सरफेस में जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से। उसी तरह से दूसरे सरफेस में जो रिफ्रैक्शन हुआ वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि N2 sin R2 बराबर फाइनली N1 बाहर निकला sin E। तो ये छोटी सी बात होगी, है ना, ये स्नेल्स लॉ हम लोग यहाँ पर यूज लगा सकते हैं। तो कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो स्नेल्स लॉ को लगा के हम लोग वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री यहाँ पर से देख लेते हैं। ज्योमेट्री बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एंगल ए बात करी, तो अगर हम लोग एक इस वाले चतुर्भुज को देखो, है ना, इस वाले चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस चतुर्भुज में देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों,
ये नॉर्मल यहाँ से 90 डिग्री बना रही है, मैं बताया था यहाँ से, उसी तरह से ये नॉर्मल भी यहाँ से 90 डिग्री बना रही है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो इस चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना मैंने बताया है, या तुम लोगों ने कितना पढ़ रखा है, 360। तो 360 में तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, तो एंगल ए प्लस ये वाला जो एंगल है वो मिलके कितना बना रहे होंगे, वो मिलके बना रहे होंगे 180, क्योंकि 180 ऑलरेडी हो गया तो 180 ये बना रहे होंगे ना। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल ऑफ क्यू एन आर वो 180 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग एक रिजल्ट बोल लेते हैं, इसको तीसरा नंबर बोल देते हैं, है ना। दूसरा मैं बोल सकता हूं, अभी इसको भूल जाओ, अब इस ट्रायंगल को देखो, अब एक दूसरे ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, है ना। इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूं, देखो R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR, ये अगेन 180 डिग्री त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होगा वो कितना होता है 180 डिग्री, तो वो लगा दिया। अब यहां से हम लोग देखें तो इन दोनों को एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि एंगल ए बराबर R1 प्लस R2 आ जाता है। तो ए के हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट एंगल ए को मैं सिंपल ए लिख देता हूं, ए बराबर R1 प्लस R2। तो ये जो रिजल्ट है ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, एंगल ए जो होगा वो R1 इस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। हमें जो निकालना रहता है इसमें हम लोग डेविएशन ही बस पूछा जाता है, जनरली बस डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, प्रिज्म में डेविएशन। अब डेविएशन क्या होता है उस चीज को समझो कि जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो फाइनली अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, उसको हम लोग डेविएशन या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो डेल्टा हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फाइनली मेरे पास ये इनिशियली मेरे पास रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट हुई और फाइनली ये इमर्ज होते समय इधर गई, मतलब ये अपने पाथ से कितनी भटकी, अगर कुछ भी नहीं भटकी रहती तो ये रे ऑफ लाइट ऐसी जाती, है ना, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई, ये रास्ते से ऐसी डेविएट हो गई, मतलब इसका जो नेट डेविएशन हो गया वो डेल्टा कुछ यहां पर इतना हो गया। अब इस डेल्टा को हमें निकालना है, ये डेल्टा निकालना मेरा मेन मकसद है, बस प्रिज्म में मेन यही चीज पूछा जाता है ना, ये हम लोग डेविएशन कैसे निकालें। अब देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अभी स्टार्टिंग में पहले तो ये ऐसी घुसी और ये पहले सरफेस में रिफ्रैक्ट हुई, अपने पाथ से इस तरह से डेविएट हुई, तो जो नेट डेविएशन हुआ पहले सरफेस में वो इतना डेविएशन हुआ, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो एंगल है ये आई है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो बड़ा जो एंगल दिख रहा है दिस इज एंगल आई, है ना, मैं यहां से इसको हटा दूं तो बड़ा जो एंगल दिख रहा है दिस इज एंगल आई और ये एंगल R1 है। तो ऊपर वाला जो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज I माइनस R1। ठीक है, इस चीज को समझ रहे, ध्यान से समझो, फिर से एक बार बताता हूं। ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई है, नॉर्मल के साथ जो बना रहा है एंगल आई, है ना, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज ऑल्सो आई, लेकिन हमें पता है कि ये छोटा सा जो एंगल है दिस एंगल इज R1, तो बचा हुआ जो एंगल है दिस इज I माइनस R1। ठीक है, तो I माइनस R1 का शुरुआत में इतना डेविएशन हुआ, कितना डेविएशन हुआ I माइनस R1 का, कितना डेविएशन हुआ अपने पाथ से, कितना डेविएट किया I माइनस R1, मतलब ये वाला जो एंगल है वो जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर, तो I माइनस R1 का डेविएशन हुआ। ठीक है, उसी तरह से यहां पर गया और फिर इसको ये इस तरफ डेविएट हो गया, मतलब अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, ये देखो अपने पाथ से यहां पर इस जगह पे R2 है, ये वाला R2 है, तो ये पूरा R2 है ना, ये सॉरी ये अगर R2 है, सॉरी ये अगर R2 है तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल इज R2, लेकिन पूरा एंगल इज E, तो डेविएट कितना हुआ, इतना डेविएट हुआ, दैट इज E माइनस R2। तो एक जगह डेविएशन कितना हो रहा है, पहले वाले पॉइंट में जो डेविएशन हो रहा है और दूसरे वाले पॉइंट में जो डेविएशन हो रहा है। पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था डेविएशन कितना निकाला था, हमने निकाला था I माइनस R1, दूसरे वाले में डेविएशन कितना हुआ E माइनस R2, तो ये मेरे पास में नेट डेविएशन निकल के आ गया, दिस इज माई नेट डेविएशन। ठीक है, अब इस नेट डेविएशन को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 प्लस इसको ऐसे लिखो I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, है ना, और I प्लस E को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा I प्लस E को नहीं, R1 प्लस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो R1 प्लस R2 को मैं A लिख सकता हूं, तो ये माइनस साइन लेके अगर R1 प्लस R2 ऐसा लिख दे तो दिस इज A, सो दिस इज माई डेविएशन,
ये जो डेविएशन है फाइनल वो इस टर्म्स में हमें पता रहना चाहिए, दैट इज आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, सिंपल से ये सिर्फ ज्योमेट्री यूज किया हमने, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया। दिस इज माई नेट डेविएशन दैट इज आई प्लस ई माइनस ए। अब इसी के साथ थोड़ा सा और खेल लेंगे, है ना। अब डेविएशन मिनिमम कहां पर होता है ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज मेरे पास में नेट डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए, है ना। अब डेविएशन मिनिमम कब होगा, तो इसके लिए या तो तुम वो इसका स्नेल्स लॉ लगा के उसको डिफरेंशिएट करते रहो, है ना, या फिर यहाँ पर जो ये वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, खुद से करके देखो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस तरह का कर्व हमें देखने को मिलता है ना, इस तरह का कर्व देखने को मिलता है। और ये कर्व हमें क्या बता रही है कि शुरुआत में जब हम लोग जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, है ना, बढ़ाते गए 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक लेके आए और बढ़ाते गए, तो ये जो डेविएशन है वो कम होती जाती है और कम होती जाती है, एक जगह मिनिमम आती है ना, एक जगह मिनिमम, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लगभग 40 डिग्री पे यहाँ पर मिनिमम आ रही, 40 डिग्री मिनिमम डेविएशन आ रही है, और वो कुछ 40 से 60 के बीच में कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस जगह पर डेविएशन मिनिमम आई। उसके बाद फिर से हम लोग अगर फर्दर अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो ये डेविएशन फिर से बढ़ती जाती है ना, फिर से डेविएशन बढ़ती जाती है। तो एक मिनिमम पॉइंट हमारे पास में आ रहा है, और ये जो मिनिमम पॉइंट है इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, आई ई के बराबर हो जाता है। मैं इसको यहां से एक बार रब करके ये दिखा रहा हूं, जब आई मेरा ये वाला एंगल और ये जो इमर्जेंट एंगल है ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो मेरे पास में मिनिमम डेविएशन का केस आता है, दैट इज आई इक्वल्स टू ई। अब जहां पर आई ई के बराबर हो गया वहां पर R1 R2 के बराबर भी हो जाएगा, इस चीज को हमको समझना है। देखो यहां हमने ये वाला इक्वेशन लिख रखा है ना, स्नेल्स लॉ से हमने ये इक्वेशन लिखा है। अगर आई और ई बराबर हैं, अगर ये आई और ई बराबर हैं तो N1 sin I N1 sin E ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स N2 sin R1 और N1 sin R2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि R1 बराबर R2, स्नेल्स लॉ से सिंपल। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि R1 बराबर I2। तो जहां पर I E के बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज R1 बराबर R2। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया। अब यहां से हम लोग अगर एक बार स्नेल्स लॉ लगा के यहां से देखें तो हमने क्या देखा कि जो पहले सरफेस में स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखे हम लोग, N1 sin I बराबर N2 sin R1, या फिर R हम लोग जनरल R लिख देते हैं, R1 बराबर R2 अगर हम लोग R ले लें, हम लोग यहाँ पर मिनिमम डेविएशन का केस ले रहे हैं। मिनिमम डेविएशन जब मेरा डेल डी मिनिमम के बराबर है, डेल जो है वो डेल मिनिमम के बराबर, इसको डी मिनिमम हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं। जब मेरा डेल्टा कितना हो गया, डी मिनिमम हो गया, तो डेल्टा डी मिनिमम हो जाएगा तो हम लोग या ये जो कंडीशन है ये तो कभी भी वैलिड है ना। और इसमें हम लोग एक स्पेशल कंडीशन लगा रहे हैं, मेरा R1 बराबर R2 है डेल मिनिमम के केस में, तो R1 बराबर R2 को मैं R ले रहा हूं, है ना, और N1 sin I ये हम लोग स्नेल्स लॉ यहां पर लगा रहे हैं पहले सरफेस पे। अब I मेरे पास E के बराबर है, तो डेल्टा जो मैं लिख सकता हूं, जो कि मैंने लिखा है I प्लस E माइनस ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2I माइनस ए। और ये हम लोग कब ले रहे हैं, जब डेल्टा डी मिनिमम के बराबर है। जब डेल्टा डी मिनिमम है तो I और E बराबर है, तो हम लोग इसको 2I माइनस ए लिख सकते हैं, I E के बराबर है तो। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो I है एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डी मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं I को, है ना, ये I हो गया। अच्छा R को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो हमने क्या बोला है कि एक चीज इससे पहले हमने डिराइव कर रखा था कि A बराबर R1 प्लस R2, और R1 और R2 अगर मेरे पास में बराबर है तो A बराबर R1 प्लस R2 को मैं R लिखता हूं तो A बराबर 2R लिख सकता हूं। तो R मेरे पास में A बाई 2 हो जाएगा जब डेल मिनिमम का केस है, जब डेल्टा इक्वल्स टू डी मिनिमम हो जाए तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा, ये स्पेशल कंडीशन है। A बराबर 2R हो जाएगा, R बराबर A बाई 2 हो जाएगा। तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A बाई 2। अब ये दोनों जो रिजल्ट है इसको उठा के इसमें डाल दो, ऊपर वाले इक्वेशन में, है ना, ये दोनों को इक्वेशन में डाल दो, तो हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है। N1 एक काम करते हैं इसमें, sin I बाई साइन R इज sin I बाई साइन R मेरे पास में है N2 बाई
n1 एंड विच इज इक्वल टू साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ आई इज डी मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। तो यहां से इस तरह के हम लोग जो छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रिज्म की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसा कि हमें पता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, पहला इज सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा टेलीस्कोप। तो ये टॉपिक हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है एज पर आवर सिलेबस। पहले के सिलेबस में जो एनसीईआरटी के पहले बुक जो आती थी उसमें हमारे पास में आई करके भी एक हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो कि नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम लोग बोल सकते थे, और ये रहना चाहिए सिलेबस में। लेकिन अभी के जो प्रेजेंट सिलेबस है उसमें ये टॉपिक को, आई वाला जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से भी हटा दिया गया है। तो उसमें जो बेसिक सी जानकारी, सिर्फ 2-3 लाइन की जानकारी, जिसके बिना अगर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को टच करने जाएंगे तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो वो 2-3 लाइन जो उसमें उसका सिर्फ क्रक्स था, जो उसमें इंपॉर्टेंट था, है ना, 2-3 लाइन बस हम लोग उतने ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो और इसका यूज भी है बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये टर्म्स कहीं ना कहीं से आएगी। तो सम बेसिक प्री रिक्विजिट्स जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, जो कि आई वाले नाम के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहला इज डी, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। हमारी आंखों के सामने अगर एक तुम लोग एक काम करो, एक पेन है ना, सपोज एक पेन है या फिर कुछ भी लेटर या बुक ले आओ, ठीक है। तो अब दूर रखते हो तो तुम्हें पेन दिख रहा है, ठीक है, तुम्हारे आई ने इसको ऑटो फोकस कर लिया। हमारा जो आई है वो एक ऑटो फोकस की तरह बिहेव करता है। इसको देखने के लिए इसको फोकस कर लिया, दूर वाले चीजों को देखने के लिए फोकस उस तरह से वो बना लेता है ना। जितनी दूर को देखना चाहते हैं हम उतनी दूर के लिए फोकस कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरे फोकस हुआ और इसकी इमेज जो है वो मेरी आंखों के पीछे वो जो रेटिना वाला जो पर्दा रहता है उसमें रेटिना में फॉर्म हो गया, है ना। तो ये तुरंत एकदम मस्त वाला ऑटो फोकस बोलते हैं ना, जो अगर तुमने कैमरा वैमरा यूज किया हुआ तो मस्त वाला ऑटो फोकस ये बनाता है हमारा आई। बहुत ही इंटेलिजेंट सेल्फ एडजस्टेबल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि जो कि आज अभी प्रेजेंट इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम लोग इतना बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए, है ना। देखते रहते हो जो बोलते हैं ना फोकस हंटिंग करता रहता है जो बढ़िया से बढ़िया कैमरा, ठीक है, तो वो एडजस्ट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हमारी आंखें फटाफट यहां पर रखा हुआ है, यहां एडजस्ट किया, ऐसे किया, दूर की चीजों के लिए हमारा ऑटो फोकस हो गया, है ना। तो ये आई एक बहुत ही बढ़िया हमारा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमको भगवान ने दिया है ना। उसमें डी जो टर्म आता है, मैं डी के बारे में बातचीत कर रहा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इसको ऑटो फोकस तो कर रहा है, लेकिन एक काम करो, तुम बिल्कुल इसको आंख के पास लेके आ जाओ। अब तुम कितना भी अपनी आंखों पे जोर डालो ना, कितना भी अपने आंखों पे जोर डालो, इसकी इमेज वो फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगी, वो फोकस अब नहीं हो पाएगा अगर तुम एक लेवल से इस चीज को अपने आंखों के सामने लेके आते हो, है ना। उसी तरह से बुक को ले जाओ, ठीक है, एक दूरी पे रखोगे, फिर उसको पास लेते आओगे, फिर एक दूरी के बाद जो है ना वो तुम्हें सब कुछ धुंधला हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद धुंधला होने का मतलब तुम्हारी आंखों का ऑटो फोकस की औकात से वो बाहर चला गया, और उस मिनिमम डिस्टेंस को, वो जो तुम्हारी आंखों की जो औकात है, जो तुम्हारी आंखों की लिमिटेशन है ना, उसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, दैट इज डी। जनरली ये वेरी करता है 15 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर तक। बुढ़ों के लिए या फिर ओल्ड एज वालों के लिए ये 40 सेंटीमीटर जाता है, और बच्चों के लिए ये लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। ऑन एन एवरेज इसको हम लोग लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर। सारे जो सबका मिला जुला लेके अगर हम लोग बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लगभग होता है। तो डी को हम लोग अभी से 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, अगर जब तक अंटिल अनलेस ये मेंशन रहा हम लोग इसको डी को 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, है ना। 25 सेंटीमीटर तक हमारी आंखें उसको अपने सेल्फ एडजस्ट करके उसको जो इमेज है उसको रेटिना में फॉर्म कर सकती है। अदरवाइज उससे भी सामने अगर हम लेके आए, ये जो है इससे सामने हम लेके नहीं आ सकते, है ना। इसके सामने लेके आएंगे तो हमें धुंधला दिखेगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, है ना। ये हमारा
डी हमने ऑन एन एवरेज ये हमने कंसिडर किया है। तो ये तो खैर हो गई डी की बात। दूसरा रिलैक्स्ड पोजीशन। अब खुद सोच के देखो, तुम बुक पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी आंखें रिलैक्स है या स्ट्रेन्ड पोजीशन में है ना। बुक पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखों में तुम यार मेरी आंखों में बहुत पढ़ लिया आज मैंने, मेरी आंखों में आंखें दर्द हो रही है ना, बहुत बुक पढ़ लिया। तो जब बुक पढ़ रहे होते तो तुम्हारी आंखें बहुत स्ट्रेन्ड पोजीशन में होती है। वहीं पे तुम एक पहाड़ी इलाके में चले जाओ, अपने किसी दोस्त को बगल में बैठा लो और नज़ारा देखो, है ना, दोस्त कोई भी हो सकता है। अब उसके साथ तुम नज़ारे देख रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, तो वो जो रिलैक्सिंग पोजीशन है वो तुम्हारी आंखों के लिए वो रिलैक्स्ड पोजीशन है ना। दूर दूर पहाड़ों में मस्त तुम अच्छे से व्यू देख रहे हो, है ना, तो वो तुम्हारे लिए एक रिलैक्स्ड पोजीशन है। और वहीं पे किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ना तुम्हारे लिए आंखों के लिए एक स्ट्रेन्ड पोजीशन है ना। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है ना हमारी आंखों के सामने आता जाता है, जो हमारी आंखें हैं उसके सामने जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आता जाता है, हमारी आंखें स्ट्रेन्ड पोजीशन में जाती जाती है, वो स्ट्रेन होती जाती है। और जब डी डिस्टेंस पे जब आ जाता है, डी डिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन्ड पोजीशन पे होती है। हमारी जो आंखें होती है मैक्सिमम स्ट्रेन्ड पोजीशन पे होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन। इसके बाद हमारी आंखों की कैपेसिटी फिर खत्म हो जाती है ना। इसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर पाते, ये फोकस नहीं कर पाता है जो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन, मैं अगर हम लोग अगर पढ़ रहे होते सिलेबस में होता तो मैं बताता कि इस चीज को मैक्सिमम स्ट्रेन इसलिए हो रही है कि जो हमारी सीलरी मसल्स होती है आंखों में, एक जो खैर मैं मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी आंखों की जो लेंस होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेल्फ एडजस्टिंग होती है। और यहां पर इसको सेल्फ एडजस्ट करने के लिए सीलरी मसल्स जो होता है, ये जो मसल्स होते हैं सीलरी मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं सीलरी मसल्स, तो ये जो मसल्स है ये एडजस्ट करती है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो जब बिल्कुल इस तरह से सामने होता है तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आता है, इस सीलरी मसल्स की वजह में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आता है। और ये जो सीलरी मसल्स रहते हैं वो स्ट्रेन्ड पोजीशन में रहती है, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड पोजीशन में रहती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, इंफिनिटी में चला जाए, तो ये जो ये हम लोग देख सकते हैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है। और इसको बढ़ाने के लिए सीलरी मसल्स काम करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस पोजीशन पे ये रिलैक्स्ड पोजीशन पे है। कुल मिला के सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। डी तो हमने देख लिया, ये 25 सेंटीमीटर है। आंखें रिलैक्स कब रहेगी? जब ऑब्जेक्ट आंखों से दूर, हम लोग दूर की चीजों को रिलैक्स होके देख सकते हैं, है ना। ये दूर की चीजें हो गई, फार वाले, है ना। स्ट्रेन्ड कब रहेगी? जैसे जैसे नियर वाले जो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे पास लेते आ रहे हैं डी डिस्टेंस तक, डी जो कैपिटल डी है, तब तक हमारी आंखें स्ट्रेन्ड पोजीशन, उसके बाद तो आंखें की औकात चली जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज आंखों के बारे में हमें जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया। इसके बाद हम लोग हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? अब देखो, मैं फिर से इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। हमारी जो आंखें होती है ना, हमारी आंखें होती है तो वो क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आंख, अगर हमारी आंखें इस तरह से रखी हुई है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आंखों से एक एंगल सबटेंड कर रहा है ना। अगर हम लोग यहां से ऐसा कुछ बनाए, इस तरह से अगर हम लोग बनाए, तो ये आंखों में एक एंगल सबटेंड कर रहा है। सब ये दिस एंगल को हम लोग सपोज थीटा, अगर h हाइट का ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इस तरह से थीटा एंगल यहां से फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस जो आंखों पे जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है, इसको हम लोग इसका विजुअल एंगल बोलते हैं, विजुअल एंगल, ठीक है। बहुत बेसिक से मैंने बहुत इजी तरीके में इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक मिनिमम थीटा मिनिमम इज रिक्वायर्ड, है ना। थीटा मिनिमम इज रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा छोटा हो जाएगा तो वो चीज हमें क्लियर नहीं दिखेगी। अब ऐसा सोचो, कभी कभी तुम घर में टीवी देख रहे हो, है ना, घर में टीवी देख रहे हो और बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम, जब मूवी स्टार्ट होती है या फिर मूवी खत्म हो रही है, जनरली मूवी खत्म होने पे एक बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम इस तरह से फ्लैश होता है, और तुम दूर से उसको पढ़ना चाहो तो इतने सारे आर्टिस्ट के नाम होते हैं कि तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे उसको, है ना। तो तुमको क्या करना पड़ता है? तुम टीवी के सामने जाते हो, अगर तुमको पढ़ने ही का मन है कि कौन है, तो टीवी के सामने जाते हो, तब तुमको वो चीज क्लियरली दिखने लगता है। तो पास जाओगे तो वो चीज क्लियर क्यों दिख रहा है? क्योंकि पास जाने पे क्या होगा,
हम लोग आंखों को पास, मान लो इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आए आंखों के सामने, या आंख को हम लोग लेके जाएं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आता हूं, या फिर आंखों को मैं पास लेके आता हूं किसी एक चीज को, तो ये जो एंगल है ना, ये विजुअल एंगल, ये थीटा बढ़ता जाता है, थीटा इंक्रीज होता जाता है ना, थीटा इंक्रीज हो जाता है। और जब एक मिनिमम थीटा अचीव हो जाता है तब हम लोग उसको देख पाते हैं, है ना, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली परसीव कर पाते हैं। तो एक मिनिमम थीटा हमें चाहिए होता है किसी भी चीज को देखने के लिए, एक मिनिमम थीटा, उसको परसीव करने के लिए एक मिनिमम थीटा। सपोज ये ए, यहां पर एक लेटर लिखा हुआ, ए लेटर लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग आंखों से मान लो नहीं देख पा रहे हैं इस जगह पे, है ना, ए जो लेटर है ये आंखों पे कुछ एंगल यहां से सबटेंड कर रहा था, है ना। अब ये इसी चीज को मैं ए को अगर पास लेके जाऊं, है ना, और पास लेके चला गया, सेम साइज, है ना, सेम साइज में बना रहा हूं, सेम साइज में बना रहा हूं, ए सेम साइज है थोड़ा सा, पर एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रहा हूं सेम साइज, दोनों सेम साइज के लेटर हैं, ठीक है। अब ये जो आंखों पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये देखो अब ये बड़ा हो गया, ये थीटा जो है ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेते जा रहे हैं वैसे वैसे ये थीटा जो है ना, विजुअल एंगल बढ़ता जाता है, और एक लेवल के बाद हम लोग इसको देख सकते हैं। इसलिए जनरली जो मैग्निफिकेशंस रहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, उसको हम लोग विजुअल एंगल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इतनी बेसिक सी जानकारी, इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत ही सिंपल है, पता नहीं एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स करके इस सारी चीजों को दिया हुआ है, कुछ नहीं, बस उसमें रिजल्ट्स डायरेक्टली रिजल्ट्स डाले हुए हैं, कुछ भी, जबकि बहुत ही आसान चीज है। मैं बात करूं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन पता नहीं उसमें डेटा फेंक के उसको कुछ भी कॉम्प्लेक्स तरीके से कर दिया। एक इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी। इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो अप टू मार्क नहीं है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है, जबकि एकदम आसान तरीके से इसको आसान भाषा में समझाया जा सकता था। खैर, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले ये देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग एक हमारे पास में लेंस होता है ना। पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग एक लेंस यूज करते हैं, सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इस तरह का होगा एक कॉन्वेक्स लेंस, है ना, इस तरह का एक लेंस लेते हैं, और हमारी आंखें बिल्कुल इसके पास रखते हैं ना, बिल्कुल इसके पास रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो पोजीशन है वो हम लोग कुछ रखते हैं इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इस तरह से। तो जो इसकी इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, वो हम लोग आंखों से देखेंगे, है ना, वही हम लोग आंखों से देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इमेज देख पाएंगे, है ना, क्योंकि यहां से जो भी रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद ही तो देख पाओगे तुम। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट तो देख लिया, उसमें रिफ्रैक्शन के बाद तुम्हें चीजें दिखती है। अब पानी को तुम देख रहे हो ऊपर से, कहीं पर पानी रखा हुआ है, तो पानी के नीचे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो यहां से तुम देखोगे तो हम लोग बोलते हैं ना, इसके जो एक्चुअल डेप्थ है, और हम लोग डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख पाते, हम लोग यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारी आंखों पे पड़ती है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, तो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, हमारे पास हम लोगों को जो दिखता है इसका एपरेंट पोजीशन दिखता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली यहां से अगर आंखें लगा के देख रहे हैं, ये हमारे पास में लेंस है, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, हम लोग इसके इमेज को देख पाएंगे। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस तरह की अगर हमने रखी है, इस तरह का अगर हमने पोजीशन रखा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस तरह से रखा है कि ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो किस तरह की इमेज बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, सीधी बनेगी इमेज, और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी। ये हमें पता है ना, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन की, है ना। मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को मैग्नीफाई कर रहे हैं ना, तो हमें इसकी मैग्निफिकेशन पता होनी चाहिए कि मैग्निफिकेशन को हम लोग किस तरह से इसका डिफाइन कर रहे हैं। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो डिफाइन करते हैं हम लोग थीटा आई बाई थीटा ओ। अब थीटा आई क्या है, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, जो हमारे पास में जो इमेज बन रही है ना, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी जो इमेज बन रही है, हम लोग जब लेंस लगा रहे हैं तो उसकी कुछ इमेज बन रही होगी, तो वो कितना विजुअल एंगल बना रहा है ना, वो विजुअल एंगल आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, वो हम लोग बोलेंगे
दैट इज थीटा आई। इमेज की बात हो रही है, पहले इमेज की बात की। डिवाइडेड बाई थीटा ओ क्या है, थीटा ओ क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी। इस समय ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना, इस समय हमने लेंस नहीं लगाया, हम अपने नेकेड आई से इसको देख रहे हैं, है ना, नेकेड आई से हम लोग देख रहे हैं। ये थीटा ओ क्या है, थीटा ओ है ऑब्जेक्ट कितना विजुअल एंगल बना रही है जब उसको हमने डी डिस्टेंस पे रखा है ना, डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा है, तो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई क्या है, इमेज। जब हमने लेंस लगाया, जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया, उसके बाद जो इमेज हमें दिख रही है वो कितना विजुअल एंगल बना रही है, डिवाइडेड बाई थीटा ओ। जब हमने लेंस हटा के उस ऑब्जेक्ट को देखा डी डिस्टेंस पे रख के, तब वो कितना विजुअल एंगल बना रही है। तो इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग मैग्निफिकेशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर एक एक चीज हम लोग देखते हैं बहुत आराम तरीके से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये सपोज हम लोग अब थीटा नॉट निकालना, थीटा नॉट तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमको जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन तो खैर उसके लिए डिफाइन करेंगे हम लोग। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना है ना, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसको हमने इस तरह से डी डिस्टेंस पे रख दिया, डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये थीटा नॉट इस तरह से एंगल बना रही है। यहां पर अभी कुछ भी हमने नहीं रखा, हमने लेंस नहीं रखा, हमने माइक्रोस्कोप नहीं रखा है अभी यहाँ पे, हमने बस ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखा है। ये पूरा इंडिपेंडेंट है, ये समझ लो। ये जो नीचे वाला थीटा नॉट है ना, ये सब चीज से इंडिपेंडेंट है, अभी लेंस वेंस से सब कुछ से इंडिपेंडेंट है। हमने ऑब्जेक्ट को, एच हाइट के इस ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, तो यहां से थीटा नॉट, यहां से मैं टेन थीटा नॉट क्या बोलता हूं, टेन थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू एच बाई डी, एच बाई डी। और क्योंकि हम लोग यहां पे हर चीज छोटे छोटे एंगल में बात करते हैं, और यहां पर भी छोटा एंगल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहां पे छोटे छोटे चीजों को देख रहे हैं, है ना। माइक्रोस्कोप से तुम बड़े चीजों को तो नहीं देख रहे हो ना, तो छोटे चीजों को देख रहे हैं, तो यहां पर ये जो थीटा नॉट होगा ये भी छोटा होगा। तो हम लोग यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, जितने भी थीटाज रहेंगे ना उसमें विजुअल एंगल्स पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि 10x इक्वल्स टू साइन x इक्वल्स टू x फॉर स्मॉल x। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा अप्रोक्सीमेशन रहता है। तो यहां से हम लोग बोलते हैं दिस tan थीटा नॉट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू h बाई डी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से समझ में आ जानी चाहिए। तो थीटा नॉट के बारे में तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे थीटा आई। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बेसिस पे हम लोग थीटा आई निकालेंगे, और इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन, जनरली हम लोग बस मैग्निफिकेशन की बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये आ चुका है, हमारे पास में जो माइक्रोस्कोप, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, या थीटा नॉट तो हम लोगों ने निकाल दिया इसके लिए h बाई कैपिटल डी। ये हमारे टेंशन खत्म। अब थीटा आई कैसे निकालेंगे इस माइक्रोस्कोप के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप का ये लेंस आ गया, कॉन्वेक्स लेंस एक लगा दिया, है ना। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है जिसको हमको देखना है अपनी आंखों से। ये आंखें इतनी दूर रखी हुई है, लेकिन बस ये समझ लो ये जो आंखें है ना बिल्कुल लेंस के पास है, ये दिखाने के लिए यहां पर रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम लेंस के पास ही रखा हुआ ये आंख, है ना। ठीक है, खैर ये चीज तो हो गया, ये हो गया, ओके। अब हम लोगों को इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना कि किस तरह से बनता है। अभी इस माइक्रोस्कोप में, इस सिंपल माइक्रोस्कोप में मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑप्टिकल सेंटर मैंने बताया था और फोकस के बीच में रहेगा। अभी ये जो डी डिस्टेंस है इसको भूल जाओ, ये डी अभी छोड़ दो, है ना। ये स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी में बताया हुआ है, ये डी डिस्टेंस छोड़ दो। अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे है। ये पोजीशन कौन सा है, ये इधर मेरा जो ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, और फोकस इस ये लेंस के फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, हमें पता है इसकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो यहां से हम लोग इमेज जैसे बनाते हैं, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल अनडेविएटेड हम लोग इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, दूसरी रे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पास करेंगे, है ना, इस पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाएगा तो इधर इसके इस तरह से फोकस से पास होता हुआ जाएगा, है ना, फोकस से पास होता हुआ जाएगा, और फिर इन दोनों को हम लोग यहां से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके एक वर्चुअल इमेज हम लोग यहां पर बना देंगे। तो ये हमारे पास में एक वर्चुअल हमारे पास में मैग्नीफाइड इमेज है। सपोज ये ए बी बोलता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ये ए डैश बी डैश, इस तरह का इसमें इमेज बनेगा।
अब हमें देखना है थीटा आई। थीटा आई हम लोग यहां से कैसे देखें? तो थीटा आई क्या हो रहा है? थीटा आई, मेरा आंख बिल्कुल यहां पर रखा हुआ है, तो थीटा आई क्या हो जाएगा मेरे लिए? थीटा आई देखो क्या हो जाएगा मेरे लिए, थीटा आई मेरे पास में ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा आई होगा, है ना, थीटा आई, क्योंकि ये इमेज है ना। इसको मैं एक बार सबको हटा देता हूं यहां से, ये सब हटा दो। थीटा आई हम लोग यहां पर कैसे डिफाइन करें? ये मेरे पास में इमेज है, इमेज कितना एंगल बना रही है हमारी आंखों से, विजुअल एंगल, तो ये वाली इमेज बना रही है ना, ये वाली इमेज बना रही है। दिस इज और थीटा आई, क्योंकि यहां पर हमारी आंखें एक्चुअल में यहां पर बिल्कुल, यहां से अंदर नहीं घुसेगी, बिल्कुल इसके पास में यार, थिन लेंस है ना, बिल्कुल यहां पर पास में है, तो ये वाली थीटा आई होगी, ये वाली थीटा आई होगी, है ना, ये वाली एंगल थीटा आई होगी, ये थीटा आई है, तो ये यही वाली थीटा आई तो है ना, यही हमारी आंखों पे यही वाला एंगल इमेज बना रही होगी, दैट इज थीटा आई। अब इसको कैसे निकालें? तो यहां से देखो, ये जो है दिस इज वी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, दिस इज वी। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। और हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा आई, टेन थीटा आई यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई वी, ये बोल सकते हैं। या फिर इसको हम लोग एच डैश बोल देते हैं, एच डैश, ठीक है। या फिर हम लोग ये हमारे पास में एच जो ऑब्जेक्ट की साइज थी, ऑब्जेक्ट साइज थी, या तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, इसको हटा दो, ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में देखो, टेन थीटा आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा आई को लिख सकते हैं एच अपॉन यू, विच इज इक्वल टू एच अपॉन यू, दिस इज ऑल्सो टेन थीटा आई, ठीक है। तो हम लोग अब टेन थीटा आई मेरा स्मॉल है, तो थीटा आई कैन बी रिटन एज, एक मिनट, थीटा आई को मैं यहां से लिख सकता हूं, थीटा आई कैन बी रिटन एज एच बाई यू, ठीक है। यहां यू जो है मैं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड वाइज ही बस लिया है मैंने, है ना, दिस इज थीटा आई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें मैग्निफिकेशन लिखना है इसका, तो मैग्निफिकेशन में डिफाइन करूंगा थीटा आई दैट इज एच अपॉन यू डिवाइडेड बाई थीटा नॉट दैट इज एच अपॉन डी। हमने उस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में रखा, तो उससे हम लोगों ने थीटा नॉट निकाला था, विजुअल एंगल निकाला था। यहां से एच टू एच कैंसिल हो जाता है और सिंपल मैग्निफिकेशन सिंपली डी बाई यू आ जाता है। सिंपल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाई यू फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू डी बाई यू समझ सकते हैं। अब हम लोग यहां पे डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है उस समय मैग्निफिकेशन पे क्या असर पड़ता है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि इसकी मैक्सिमम कितनी मैग्निफिकेशन होगी या मिनिमम कितनी मैग्निफिकेशन होगी, ये किस पे डिपेंड करता है ना, ये किस चीज का फंक्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो ये चीज को हम लोग केसेस के थ्रू समझते हैं। तो देखो, कुछ तो इसकी जो लिमिटेशन है वो हमारी आंखों की वजह से भी आएगी, है ना। इसने मैग्नीफाई तो कर दिया बट हमारी आंखें नहीं देख पा रही है। फॉर एग्जांपल इसने मैग्नीफाई करके एक इमेज बना दिया, है ना। सपोज इसने एक इमेज बना दिया जो कि डी से कम डिस्टेंस पे है ना। कुछ यहां पर इमेज बना दिया, इसने इमेज यहां पर बना दिया जो कि डी डिस्टेंस से कम है, तो हमारी आंखें तो उसको देख नहीं पाएंगी, तो वो लिमिटेशन हो गया। उसको हम लोग मैग्नीफाई किया भी होगा, लेकिन हम लोग ऐसा मैग्निफिकेशन हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो वो हम लोग केसेस देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैग्निफिकेशन इस पे डिपेंड करती है, हमारी आंखों की लिमिटेशंस पे भी डिपेंड करती है। इसलिए मैंने आई स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड था वहां पर आई के लिए, है ना, इन सारी चीजों को समझने के लिए। खैर, तो हम लोग एक पहला केस लेते हैं, जब मेरी आंखें बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे हो, रिलैक्स्ड आई मेरी रिलैक्स पोजीशन पे हो। पहला केस हम लोग निकालेंगे रेंज मैग्निफिकेशन की, जब हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे देख रहे हैं चीजों को, और जब हमारी आंखें बिल्कुल स्ट्रेन्ड पोजीशन पे देख रही हैं। तो रिलैक्स्ड पोजीशन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो इमेज डिस्टेंस है वो इंफिनिटी होना चाहिए, तभी मेरी आंखें बिल्कुल रिलैक्स होकर उस चीज को देख पाएगी, है ना, रिलैक्स्ड कंडीशन है। तो इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी होने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो वो यहां इंफिनिटी में बनाएगा वो इमेज, और इंफिनिटी वाले इमेज को मेरी आंखें बिल्कुल आराम से देख सकती है। मैंने बोला था ना, पहाड़ों में बिल्कुल अपने आंखें तुम्हारी रिलैक्स, जितनी दूर में रखी हुई चीजें उसको देखना में हमारी आंखें उतनी रिलैक्स होती है, क्योंकि सिलरी मसल्स जो है
वो उतनी ही रिलैक्स होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन पे रहती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है तो सिलियरी मसल्स जो रहती है वो स्ट्रेन्ड पोजीशन पे रहती है। तो यू को मुझे फोकल लेंथ पे रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको बोला था, इसको भूल जाओ क्योंकि यहां पर बहुत स्पेशल केस एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है। खैर अभी हम लोगों को यू हमें फोकल लेंथ पे रखना है। दैट मीन्स ये जो यू है ये इसका फोकल लेंथ अभी हो जाएगा। यू को मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने रखा है फोकल लेंथ के बराबर, ये फोकल लेंथ है अभी यू बराबर एफ। और साइन कन्वेंशन के साथ यू मेरा माइनस एफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेज इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में, रेज के डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में हम लोग मेजर करें साइन कन्वेंशन, तो यू यहां पर माइनस एफ हम लोग लेंगे, ठीक है। यू हमारा पास माइनस एफ हो गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से यू एफ के बराबर हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड के हिसाब से यू का डिस्टेंस कितना होगा, फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अभी हम लोग अगर इसमें मैग्निफिकेशन देखना चाहें तो मैग्निफिकेशन हमने कैसे डिफाइन किया था, हमने मैग्निफिकेशन डी बाई यू डिफाइन किया था ना, डी बाई यू हमने डिराइव किया था। अब डी तो डी ही रहेगा, यू कितना हो जाएगा, यू फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन रिलैक्स्ड आई के लिए निकाल सकते हैं। अब ये बताओ ये जो मैग्निफिकेशन है ये मिनिमम है या मैक्सिमम। देखो इमेज बन रही है बिल्कुल इन्फिनिटी में जाके, इन्फिनिटी में हमारी आंखें पूरी रिलैक्स है, लेकिन इन्फिनिटी से विजन जो एंगल होगा वो सोचो वो कम हो जाएगा ना। तो ये जो है इन्फिनिटी से विजन एंगल, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा, जितनी मैंने बताया था ना ये चीज, जितना दूर हो जाएगा आंखों से, जितना दूर होता जाएगा ये एंगल थीटा, जितना थीटा आई अगर हम लोग बात करें, जितना दूर होता जाएगा वो उसकी मतलब हमारी ये आंखों से जितना दूर होगा थीटा आई उतना ही कम होता जाएगा, है ना। जितना पास होगा, जितना पास इमेज बनेगा, वही इमेज अगर पास बनता तो ये इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होती, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये जो मैग्निफिकेशन है ये मेरे लिए ये हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। तो ये तो हमने बात कर ली रिलैक्स्ड आई के लिए। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारी आईज जो है वो स्ट्रेन्ड पोजीशन पे हो, स्ट्रेन्ड आई, है ना, स्ट्रेन्ड आई। और ये जो है स्ट्रेन्ड आई ये मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा क्योंकि इमेज जो है मेरी आंखों से बहुत नजदीक में बन रहा है ना। तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे अगेन m इक्वल्स टू डी बाई यू। और स्ट्रेन्ड आई मतलब आंखें अब मेरे स्ट्रेन्ड कंडीशन में काम कर रही है। दैट मीन्स जो इमेज बना वो कहां पे बना, इमेज डी पे बन गया। ये जो अब जो इमेज बना वो डी डिस्टेंस पे बना, ये जो डिस्टेंस है अब वो डी डिस्टेंस पे, क्योंकि उससे नजदीक मैं इमेज नहीं बना सकता हूं। उससे नजदीक मैं इमेज बनाने गया तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो वो मैग्निफिकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब नहीं हुआ। तो डी जो है इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है बोल सकते हो, इसकी मैक्सिमम की ये मैग्निफिकेशन की मिनिमम मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिट यहां से इससे ज्यादा हम लोग नजदीक नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मुझे इस कंडीशन में मिलेगी जब मेरी इमेज डिस्टेंस मेरी वी डी के बराबर हो जाए। तो इस केस में मुझे u निकालना है ना, u निकालना है इस केस में। तो u कैसे निकाले, सिंपल 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, करेक्ट। अभी यहां से एक चीज देखो, अभी मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे u निकालना है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। मुझे इन सारी वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के बेसिस पे लेना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारा इस तरफ है, इस तरफ हमारा इंसिडेंट रे है। तो ये इधर से जो भी क्वांटिटीज इधर हम लोग मेजर करेंगे वो सारी क्वांटिटीज हमारी नेगेटिव होगी, है ना, वो सारी क्वांटिटीज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पे अगर हम लोग u को देखें, है ना, तो 1/u मेरा माइनस u है इस केस में, ठीक है। v देखें, v कहां पे बन रहा है मेरा, उल्टे साइड में माइनस d पे, है ना, माइनस, और इसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो ये यहां से हमारा बन गया माइनस माइनस माइनस, सारा कैंसिल आउट हो गया, और 1/u की जो वैल्यू आ गई यहां से देखो, 1/u की वैल्यू आ गई 1/d प्लस 1/f। अब इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के टर्म्स में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन इज d इंटू 1/u, है ना। तो d और 1/u को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/d प्लस 1/f। और यहां से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये बन जाएगा 1 प्लस d/f। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो हम लोग मैग्निफिकेशन क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस d/f। तो ये हमारे पास में मैग्निफिकेशन आ गया,
उस समय हमारे पास हमारी जो आई है वो स्ट्रेन्ड पोजीशन पे रहेगी। तो दो केस हमारे पास में आएगा। रिलैक्स्ड आई के लिए जो मैग्निफिकेशन हो गया दैट इज d/f, और जो स्ट्रेन्ड आई के लिए हमारे पास में 1 प्लस d/f, और रिलैक्स के लिए d/f, सिंपल। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए हमारे पास में। ये मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हम लोगों को यहां से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोग बढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर हमने सिंपल माइक्रोस्कोप ढंग से समझ लिया है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन वही रहेगा अभी भी, मैग्निफिकेशन θi डिवाइडेड बाई θo। ये चीज अगर समझ लिया है कि θi क्या है और θo क्या है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर कुछ भी नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर ढंग से समझ लिया है तो ठीक है। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस तरह से करते हैं और इमेज किस तरह से बनती है, किस तरह से हम लोगों का लेंसेज का अरेंजमेंट होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक लेंस यूज किया था, सिर्फ एक लेंस हमने यूज किया था। यहां पे हम लोग दो लेंस यूज कर रहे हैं और दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं। और जो लेंस आंख के पास होता है, आंख बिल्कुल यहां पर होगी, बिल्कुल लेंस के पास में, जो लेंस आंख के पास है उसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। ये वाले लेंस को हम लोग आई पीस बोलेंगे। और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है। सो ये वाला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस ये, और दूसरा हमारे पास में आई पीस लेंस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस के जो भी पैरामीटर्स होंगे उसको हम लोग, जैसे फोकल लेंथ को FO बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस को हम लोग VO बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को UO बोलेंगे। उसी तरह से आईपीस वाले जो भी पैरामीटर्स होंगे उसमें हम लोग आईपीस में हम लोग बोलेंगे FE। मैं बस नोमेनक्लेचर बता रहा हूं यहाँ पे। FE हो गया, VE हो गया और UE हो गया, इसके टर्म्स में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे E, और ऑब्जेक्टिव के लिए O यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोगों को अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने वो यहां पे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमने h ले रखी है। ठीक है, पहले भी हमने h ले रखा था। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ और इसके 2f, f और 2f, यहां पर कुछ थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, यहां पर f और 2f, ऑब्जेक्टिव लेंस के f को FO और 2FO हम लोग बोल रहे हैं, है ना। FO और 2FO के बीच में रखा है। ठीक है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके फोकल लेंथ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा है। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? तो इसकी इमेज बनेगी, अगर हम लोग किसी कन्वेक्स लेंस में, अगर रे डायग्राम तुमने पढ़ा है तो कन्वेक्स लेंस में अगर 2f और f के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है 2f के बाद, है ना। तो यहां से कहीं यहां पर इसका FO होगा, ये FO होगा और ये हो जाएगा 2FO। तो 2FO के बाद ये इमेज बनेगी यहां पे, है ना। पहले वाले लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं बता रहा हूं। तो 2FO के बाद बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी? ये इन्वर्टेड होगी। पहला देखो, इन्वर्ट हो गया, इमेज इन्वर्ट हो गया, इस तरह से उल्टा हो गया। और ये मैग्नीफाइड होगा, बड़ा बनेगा। AB की जो हाइट है h और h डैश, तो ऑब्वियसली h डैश इज ग्रेटर देन h, है ना। एक उल्टा बना, बड़ा बना, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, और रियल बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो इस तरह से पहले लेंस की ये काम हुई, है ना। पहले लेंस ने इसको थोड़ा सा बड़ा किया। अब इधर वाले भूल जाओ। अब जो हमारे पास में जो दूसरा लेंस है ना, जो दूसरा लेंस है वो क्या करेगा? दूसरे लेंस के लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। वो ये ऑब्जेक्ट को वो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज देख रहा है, दूसरा वाला लेंस वो ये देख रहा है। मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, A डैश B डैश ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब आई के लिए इस लेंस से जो रिफ्रैक्शन होगा इसका, A डैश B डैश का, वो आई के लिए इमेज बनेगी, वो आई के लिए फाइनल इमेज होगी, है ना। तो अभी A डैश B डैश जो है वो अभी कहां पर, ये इसको हम लोग को इस तरह से, इस आईपीस जो लेंस है हम लोग इस तरह से पोजीशन करते हैं कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए A डैश B डैश। इस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं।
ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि इससे पहले वाला जो हमने देखा था लेंस, इससे सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में अगर रखते हैं तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, उसकी इमेज बनती है सेम साइड में। तो सेम साइड में बनी और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो जैसे ये है सेम, जो इमेज बनेगी वो ए डैश बी डैश की जो इमेज बन रही है वो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेकिन वर्चुअल बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग, ये जो इमेज हमारे पास में जो फाइनल बन के आ रही है ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो फाइनल जो इमेज बनी वो ए डबल डैश बी डबल डैश बनी और वो वर्चुअल इमेज बनी। अब हम लोग यहां पर मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन तो भाई थीटा आई बाई थीटा ओ होगा, और थीटा ओ हमें पता है इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमने ऑलरेडी इसे इधर कैलकुलेट करके रखा है। थीटा ओ हमने देखो यहां पर निकाला है एच बाई डी, वो तो फिक्स है। थीटा ओ हमने देख लिया था कि यार ये एच बाई डी दैट इज फिक्स्ड। अब थीटा आई, जो आई के लिए जो फाइनल इमेज है, वो जो आई को जो दिख रही है इमेज फाइनल, क्या जो आई को जो इमेज दिख रही है वो ये दिख रही है, जो लेंस वेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज ये दिख रही है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई में। तो आई तो बेसिकली हम लोग ऐसा मान रहे हैं, यहां पर जो आई रखी हुई है तो उस यहां पर इस तरह से रखी हुई है, क्लोज, बिल्कुल क्लोज रखी हुई है। तो ये जो फाइनल इस तरह से एंगल बना रहे हैं, तो ये वाली जो एंगल है दिस इज थीटा आई, दिस इज थीटा आई, है ना। ये वाली जो एंगल है दिस इज थीटा आई। तो ये हम लोग थीटा आई निकालने वाले हैं, है ना। आंख हम लोगों ने यहां पर रखा है तो ये इसको यहां पर इस तरह से दिख रही है, ठीक है। तो ये थीटा आई निकालें कैसे, तो उसके लिए हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थीटा आई अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्या आ जाए, एच डबल डैश, ये मैंने एच डबल डैश माना है, एच डबल डैश डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ, जो कि क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये इमेज की पोजीशन है दैट इज वी आई पीस, है ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस वाले जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है यूई, और ये वाली जो लंबी वाली है दैट इज वीई। तो एच डबल डैश बाई वीई होने वाला है ना, एच डबल डैश बाई वी फाइनल इमेज ऑब्जेक्टिव आई पीस वाले लेंस के लिए एच डबल डैश बाई वीई। इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से थीटा आई ही तो निकालना है, तो थीटा आई के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। थीटा आई के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग बेसिकली टेन थीटा आई निकाल रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। तो यहां पर ये थीटा आई कितना हो जाएगा, एच डैश डिवाइडेड बाई यूई, है ना, एच डैश डिवाइडेड बाई यूई, ये हो जाएगा थीटा आई, एच डैश डिवाइडेड बाई यूई। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यूई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस वाला लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस, ठीक है। तो ये तो हमने थीटा आई निकाल दिया। तो मैग्निफिकेशन हम लोग यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, ये टेन थीटा आई को थीटा आई अप्रोक्सीमेट किया मैंने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। टेन थीटा आई ही है ये, वो परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो एम मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, देखो थीटा आई दैट इज एच डैश बाई यूई डिवाइडेड बाई थीटा ओ दैट इज एच बाई डी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो एच डैश डिवाइडेड बाई एच इंटू डी डिवाइडेड बाई यूई, है ना। और यहां से एक चीज देखो, एच डैश डिवाइडेड बाई एच, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एच डैश डिवाइडेड बाई एच। तो एच डैश डिवाइडेड बाई एच अगर देखो तो ये जो है, ये मैग्निफिकेशन जो है वो फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए देखो एच डैश बाई ये एच डैश डिवाइडेड बाई एच क्या है, ये बेसिकली मैग्निफिकेशन ही है, और जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं वी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी ओ, ये इमेज की पोजीशन है, और ये यू यू ओ, वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ, यू ओ, है ना, वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिख दिया। दिस इज मैग्निफिकेशन। अच्छा, यहां से बहुत जगह पे ये जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। ये देखो इसलिए आता है, अगर सबको हमने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रखा, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है। देखो जो पहला सेंस है, पहला जो लेंस है, पहला लेंस ने इस इमेज को, इसके इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया वो उल्टा बना दिया, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव, एक नेगेटिव आया। जो दूसरा वाला लेंस है उसने इसका जो एच डैश का जो इमेज बनाया वो एच डबल डैश जो यहां पर बनाया वो सीधा बनाया, मतलब जैसा था
उसी डायरेक्शन में एस डबल डैश, मतलब इरेक्ट बनाया। तो एक बार उल्टा हुआ ना इमेज, एक बार उल्टा हुआ इमेज फिर उल्टा ही रह गया। तो नेट जो अगर हम लोग बोले तो नेट जो उल्टा हो गया, नेट उल्टा हो गया ना, ए बी का क्या बन गया, बी डबल डैश ए डबल डैश बन गया, उल्टा बन गया। तो मैग्निफिकेशन जो नेट हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। तो बहुत लोग यहाँ पर बहुत बार साइन के साथ अगर रखना चाहो तो एक नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमको रखना चाहिए, है ना, एक नेगेटिव साइन के साथ मैग्निफिकेशन रखना चाहिए। ठीक है, खैर अभी यहाँ पर मैग्निफिकेशन हम लोग नेट देखा जाए तो वीओ डिवाइडेड बाई यूओ क्या है, यहाँ पे वीओ डिवाइडेड बाई यूओ क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस। अगर मैं माइनस साइन भी इसके साथ एकोमोडेट कर दूं, क्योंकि इस पहले लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है ना, क्योंकि उसने इमेज को उल्टा कर, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया वो उल्टा कर दिया। तो पहले वाले के लिए जो नेगेटिव साइन को एकोमोडेट करते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन हम लोग इसको बोल सकते, आईपीएस लिख दे मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं इनटू व्हाट इज डी बाई यूई। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डी बाई यूई निकाला है, डी बाई यूई है ना, डी बाई यूई निकाला था। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कहाँ गया, डी बाई यू मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डी बाई यू निकाला, मतलब वो ये जो आईपीएस वाला लेंस है उसका मैग्निफिकेशन हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप में जो देखा तुमने। तो ये बेसिकली मैग्निफिकेशन है आईपीएस वाले लेंस का। तो दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। तो ये जो नेट मैग्निफिकेशन है इसको हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। तो इसके टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये जो एमओ है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, और एमई जो है ये हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की टर्म्स में बात कर रहे हैं। खैर इसको इस टर्म्स में भी हम लोग कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको इस टर्म्स में प्रूफ करो। तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है वो हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है दैट इज माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ये इसका ओवरऑल मैग्निफिकेशन वी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो एक मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का हो गया और एक आईपीएस इस तरह से हम लोग इसमें डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत बार इस टर्म्स में भी दिया जाता है ना, और एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलेज दिए हुए वो बहुत अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, और उसने हर चीज का अप्रोक्सीमेशन लिया लेकिन कहीं पर बताया नहीं अप्रोक्सीमेशन। ये जो इन दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ट्यूब लेंथ बोलते हैं, है ना। इन दोनों लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ट्यूब लेंथ बोल देते हैं, है ना। एल को हम लोग इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ओ टू बी डैश वो इमेज का डिस्टेंस है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, और ए डैश बी डैश से लेके ई तक का जो इसका यहां तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और वी नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव का इमेज का डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग वी नॉट प्लस यूई भी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईपीएस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज डिस्टेंस है ए डैश बी डैश। तो इसके टर्म्स में भी हम लोग लेंथ के तो इस तरह से कभी भी कुछ अगर आता है तो इसके टर्म्स में भी पुट करके देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे भी तुम लोग वो चीज कर सकते हो जो हम लोग ने पिछले यहाँ पर किया, रिलैक्स्ड आई के लिए, स्ट्रेन्ड आई के लिए सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ यहाँ पर वही रखना है। मैं कर ही देता हूँ, चलो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा के मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पर रिलैक्स्ड आई के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने डिफाइन किया था डी बाई एफ, है ना। तो आई पीस ये वाला तो फिक्स रहने वाला है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस वाला जो है वो तो फिक्स रहने वाला है मैग्निफिकेशन। तो नेट मैग्निफिकेशन यहां से देखो, ये जो मेरे पास में नेट मैग्निफिकेशन आएगा ना, तो मैग्निफिकेशन नेट मैग्निफिकेशन माइनस वी नॉट बाई यू नॉट तो फिक्स रहेगा, इनटू डी बाई यू ई की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर डी बाई एफ ई आ जाएगा। जैसा कि हमने यहां पर डी बाई एफ निकाला था रिलैक्स्ड आई के लिए, है ना। तो रिलैक्स्ड आई के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो इमेज डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी में चाहिए। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर रखना पड़ेगा, यू को एफ में रखना पड़ेगा। तो यू ई जो हो जाएगा मेरे पास में वो एफ ई के बराबर हो जाएगा इस केस में, मिनिमम वाले केस में यू ई एफ ई के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए वो यू ई जो है वो एफ ई के बराबर हो जाएगा। इसको भूल जाओ अभी, ये तो इधर फिक्स है।
तो यूई अगर एफई के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला जो लेंथ है मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, ये वाला जो लेंथ है ये एफई के बराबर हो जाए, अगर ये लेंथ एफई के बराबर हो जाए तो मेरा मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस आ जाएगा, यूई एफई के बराबर हो जाए। सो ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस है। उसी तरह से हम लोग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो यहां पर ये मिनिमम मैग्निफिकेशन का है, मैक्सिमम का लिख देता हूं यहां पे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, तो यहां पर जैसे हमने मैग्निफिकेशन क्या निकाला था, हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, सॉरी यहां पर हमने जो निकाला था, हमने यहां पर स्ट्रेंड आई के लिए निकाला था ना, स्ट्रेंड आई के लिए हमने क्या निकाला था कि जो इमेज डिस्टेंस है वो डी के बराबर हो जाए, है ना। तो उस केस में हमने मैग्निफिकेशन कितना निकाला था, 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। मैग्निफिकेशन हमने क्या निकाला था, 1 प्लस डी बाई एफ। तो वी को हमने किसके बराबर किया था इस केस में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोले या स्ट्रेंड आई के केस के लिए वी को हमने क्या लिखा था, वी मेरा हो गया था माइनस डी के बराबर। साइन कन्वेंशन से देखा जाए तो माइनस डी के बराबर हो गया, तो वी को हम लोग चलो उसके टर्म्स में लेते हैं, वी डी के बराबर हो गया था। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बराबर बात करें तो वी डी के बराबर हो गया, तो मेरा स्ट्रेंड कंडीशन में मुझे वो इमेज दिखाई दे रहा था, बट मैग्निफिकेशन मेरा मैक्सिमम था, कितना निकाला था, 1 प्लस डी बाई एफ। तो उस केस में देखो ये वी नॉट बाई यू नॉट ये तो फिक्स रहेगा, इनटू अभी ये पर यहां पर क्या हो जाएगा, ये आईपीस के लिए जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इमेज डिस्टेंस बना, जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये जो इमेज डिस्टेंस है ये डी के बराबर हो जाए, ये डी के बराबर हो जाए, है ना। उस केस में हमने वो डी के बराबर हो जाए। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव का हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस आईपीस का मैग्निफिकेशन का चेंज कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को बस हम लोग वेरी कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिराइव कर रखा था पिछले वाले में सिंपल माइक्रोस्कोप में, बस वही हम लोग रिजल्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ तो डिराइव यहाँ पर किया ही हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप सबको को पता है कि क्या काम करते हैं, इससे हम लोग दूर वाली चीजों को देखते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में भी दो तरह के टेलीस्कोप देखेंगे, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो यहां पर सबसे पहले सिचुएशन समझ लो कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर भी हमारे पास में दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि उसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव, देखो यहां पर मैं ले जाता हूं, ऑब्जेक्टिव जो लेंस था वो थोड़ा छोटा था कंपैरिजन टू आईपीस। यहां पे थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है, फोकल लेंथ के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें काम कैसे करता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर से रेज जो है, अब बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है उसको हमें देखना है। तो रेज जो आएगी वो बहुत दूर से आएगी, है ना। तो रेज जो आएगी वो ऑब्जेक्ट से इस तरह से, रेज इस तरह से आ रही है ना। कहीं पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर में ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा और रेज बहुत दूर से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है ना, इन्फिनिटी से रेज आ रही है इस तरह से। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस पे इस तरह से पड़ती है। अब दूर से ये आ रही है, ये रेज आ रही है, तो ऑब्वियसली ये फोकल प्लेन में इस तरह से कन्वर्ज होंगी, है ना। फोकल प्लेन में इस तरह से कन्वर्ज होंगी तो उसकी एक इस तरह से इमेज बनेगी बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये जो इमेज बनी ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, है ना। और हम लोग इसका पोजीशन इस तरह से रखेंगे, ये जो आईपीस वाला लेंस है इसका हम लोग इस तरह से पोजीशन, देखो यहां पर तो फिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव से जो लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपने इसको फोकस में कन्वर्ज कर दिया, फोकल प्लेन में कन्वर्ज कर दिया, है ना। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है दैट इज एफ नॉट, दैट इज नाउ फिक्स्ड, क्योंकि इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इस तरह से फोकल प्लेन में, यहां पर फोकल प्लेन में एफ नॉट दूरी पर बनेगा फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये तो फिक्स हो गया। अब आईपीस क्या करेगा, आईपीस में हम लोग सेम वही काम करेंगे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने आईपीस का काम किया था। हम लोग
आईपीस को इस तरह से रखेंगे लेंस को कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके आईपीस का जो फोकल लेंथ है उसके बीच में ये ऑब्जेक्ट आए। अब इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेम वही यहां पर हमें इस तरह से जब ये इधर से करेगा तो एक हमें वर्चुअल इमेज यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह से एक वर्चुअल इमेज हम लोग यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, वर्चुअल इमेज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बाकी सब कहानी सब कुछ सेम रहने वाला है। जो आईपीस का जो काम है ना, अगर तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है तो सेम वही काम है, क्योंकि उसमें भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकल उसके फोकल लेंथ के बीच में ये रखते हैं ताकि वो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट हमें इमेज मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनल इमेज होगी, जो कि यहां से मैं बना देता हूं, ये बी डबल डैश में बना दूं और ए डबल डैश, ताकि जो नॉर्मल हमारा जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी इस तरह से अगर होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर एक तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन में बनेगी। तो यहाँ से इसका जो लेंथ होगा दैट इज फोकल लेंथ एफ नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ जाती है। अब इसका मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालें, है ना? तो मैग्निफिकेशन वही रहेगा थीटा आई बाई थीटा नॉट, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। थीटा आई तो वही रहेगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, मैं आंख को इधर रखता हूं, है ना, आंख को यहां रखता हूं मैं, और ये इस तरह से, सॉरी, ये वाली जो है ये वाली लेंथ इसको ज्वाइन करके ये इस तरह से जो एंगल बना रही होगी, है ना, दिस इज थीटा आई मेरी फाइनल। ठीक है, तो ये इस तरह से एक लाइन में रे डायग्राम इस तरह से बना सकता हूं और ये थीटा आई होगी मेरे लिए। तो थीटा आई तो मेरा विजुअल एंगल फॉर्म बाई इमेज है। थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट यहां पर बेसिकली इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अल्फा जो है बेसिकली ये थीटा नॉट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा जो कि ऑब्जेक्ट बना रही है। जब ये पूरा का पूरा मेरे पास में टेलीस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप हटाओ तो नेकेड आई से जो हम लोग देख पा रहे हैं, नेकेड आई से जो एंगल ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रही है ना, वो अल्फा एंगल होगी, है ना। यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, ये टेलीस्कोप नहीं है, ये दोनों लेंस नहीं है। उस केस में जो अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, अब मैं अपनी आंखें यहां रखूंगा उस केस में, है ना, इसको हटाता हूं 1 मिनट। उस केस में मैं अगर अपनी आंखें इधर रख रहा हूं यहां पर, तो ये तो है ही नहीं ना, ये लेंस नहीं है उस टाइम पे, है ना। थीटा नॉट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास लेंस, कोई माइक्रोस्कोप, कोई टेलीस्कोप नहीं है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है आई में, है ना। तो ये जो एंगल है दैट इज अल्फा, और थीटा आई क्या है, जो इमेज फॉर्म कर रही है फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू दीज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। यहां पर हम लोग ये नहीं लिख रहे, देखो थीटा नॉट में एट डी इमेज ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी में कैसे रखोगे, वो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में है ना, तो इन्फिनिटी से जो भी एंगल वो बना रहा है, तो इसलिए एट डी वाला यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। हम लोग वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा ना लेके आ सकते हैं, वो आकाश में आकाश से तारे तोड़ के थोड़ा ना ला सकते हो तुम अपने पास में डी डिस्टेंस पे रख के चेक करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते हो, या फिर आकाश में नहीं जा सकते हो तुम। तो ये एट डी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो चीज़ हट चुका है अभी, और हम लोग यहाँ पर अल्फा को इस तरह से डिफाइन करें। तो अल्फा तो समझ में आ गया होगा क्या है, ये थीटा नॉट बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दैट इज माई थीटा नॉट। ठीक है, ओके, सो अभी अल्फा मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, देखो कैसे अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो इस ट्रायंगल से मैं फाइंड आउट करूंगा, इस वाले ट्रायंगल से। मैं एक काम करता हूं, बाकी हटा देता हूं, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा मैं इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करूंगा, इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से। तो ये इमेज पहले ऑब्जेक्टिव से लेंस के लिए यहां पर देखो, ये जो है दिस लेंथ इज एफ ओ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल प्लेन जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास रखी हुई है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे वो फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करेगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश जो बनी, बी डैश ए डैश, वो फोकल प्लेन पे बनी है, फोकल यहाँ से एफ नॉट दूरी पे बनी है ना। तो ये एफ नॉट है और ये एच है। ठीक है, तो यहां से मैं अल्फा टेन अल्फा बोल सकता हूं ना, यहां से मैं टेन अल्फा बोल सकता हूं, क्या टेन अल्फा इज एच अपॉन एफ नॉट, h upon f naught, and that is basically alpha, small angle approximation, h upon f naught. So alpha तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। So ये जो अल्फा है, ये अल्फा मेरे पास में निकल गया। ऊपर वाले को बीटा बोलते हैं, बीटा भी बोल सकते हैं, थीटा आई भी बोल सकते हैं। वो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, तो सेम वही जो हम लोगों ने पहले निकाल के रखा था, जैसे हम लोग करते थे पहले, सेम वही। यहां से अगर मैं इसको
यहाँ से ज्वाइन करता हुआ, ये बेसिकली यहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए, जहाँ पर भी इमेज बनेगा ना वो यहाँ से ज्वाइन होगा ही होगा, है ना। तो इस तरह से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इसको, और आके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, है ना। तो ये जो एंगल बन रही है, दिस एंगल इज बीटा, बेसिकली माई बीटा, है ना। तो इसका मुझे बीटा निकालना है। तो जैसा कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के लिए किया था, मैं इसको यूज करते हुए बीटा निकाल लूंगा, है ना। इसको यूज करते हुए बीटा में निकालूंगा, दिस एंगल इज बीटा ना। तो tan बीटा में देखो वहां पर जैसे माइक्रोस्कोप में लिखा था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ tan ऑफ बीटा दैट विल बी इक्वल टू बी डैश ई इस केस में, है ना, बी डैश ई। तो ये बेसिकली क्या है, ये लेंथ क्या है, बी डैश ई क्या है, बेसिकली जो आई पीस है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसा कि वहां भी किया था हमने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी किया था और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी किया था, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h, देखो यहां से tan निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस छोटे से ट्रायंगल से, इस छोटे से ट्रायंगल से मैं एक बार दिखा देता हूं, इस छोटे से ट्रायंगल से अगर हम लोग देखें तो ये h हाइट है और ये ue है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा h अपॉन ue। सो दिस इज बीटा ओनली, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, h अपॉन ue। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन थीटा आई दैट इज बीटा बाई अल्फा ही हुआ ना, बीटा बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा इज h अपॉन ue डिवाइडेड बाई h अपॉन एफ नॉट। तो यहां से h कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट बाई ue, ना। ये मेरे पास में मैग्निफिकेशन आ जाएगा, बाकी सबको यहां से हम लोग रब कर सकते हैं। और ये वाला जो टर्म है मैग्निफिकेशन, ये मेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन इज एफ नॉट बाई यूई, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, है ना। यहाँ यही सब जगह यूज करना है, एफ नॉट बाई यूई। और बाकी अगर तुमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ढंग से पढ़ रखा है तो, या अगर तुमने समझ रखा है तो कोई अब ज्यादा ये इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अलग अलग केसेस हम लोग इसमें बना सकते हैं, जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने बनाया था मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, है ना। तो हम लोग ऐसा मानेंगे मैक्सिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हम लोग बोल देंगे, जब हमारी आंखें रिलैक्स्ड पोजीशन पे हो, रिलैक्स्ड पोजीशन, आईज रिलैक्स्ड है, तो वो हमारे पास में मिनिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन था। ध्यान करो मैंने अच्छे से बताया ये। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब क्या, कि जो इमेज है वो इंफिनिटी में फॉर्म हो रही है, जो इमेज होगी किसके लिए, अब ये जो इमेज है ये फाइनल इमेज है, तो फाइनल इमेज तो आईपीस के लिए इमेज में बोलूंगा ना, आईपीस के लिए फाइनल इमेज होगी वो इंफिनिटी पे होगी। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आईपीस के लिए वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, है ना, फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये यहां से यूई के बराबर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में, एफ ई के बराबर हो जाएगा। आईपीस का यूई आईपीस के फोकल लेंथ के, बिकॉज आईपीस के लिए जो फाइनल इमेज बननी है वो इंफिनिटी पे बननी है। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो आईपीस वाला लेंस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो उसके फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो आईपीस का यहां पर फोकल लेंथ आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग मैग्निफिकेशन देखना चाहे तो सिंपल मैग्निफिकेशन, जो कि मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस आ गया, मिनिमम मैग्निफिकेशन दैट इज मैग्निफिकेशन है एफ नॉट बाई यूई, तो एफ नॉट बाई यूई की जगह पर एफ ई हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यहां पर यूई एफ ई के बराबर है इस केस में, तो ये हमारे पास में मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक नेगेटिव साइन भी इसलिए आएगा क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है। देखो अगर मेरा इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा था तो जो पहला इमेज बना वो इन्वर्टेड बना, और जो दूसरा इमेज जो फाइनल जो इमेज बना वो इस तरह से इन्वर्टेड ही बना। तो अगर मेरा ए बी अगर ये है तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश, सॉरी ये उल्टा बन जाएगा, बी डबल डैश ए डबल डैश, ये उल्टा बन गया, ठीक है। तो फाइनल एक नेगेटिव साइन के साथ ये आएगा क्योंकि नेट मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। खैर, तो ये सारी बातें हम लोग समझ में आ गई। और अब दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस। तो केस 2 जो आएगा, केस नंबर 2, तो जब मेरी आंखें स्ट्रेन्ड पोजीशन पे हो, मतलब नियर पॉइंट पे हो मेरा इमेज, है ना, आंखें स्ट्रेन्ड पोजीशन पे हो, तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा, नहीं सॉरी इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसके लिए, आईपीस के लिए हम लोग डिफाइन करें, इसलिए वीई लिखा है मैंने, वो डी में हो जाएगा, वी डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एफ नॉट बाई यूई, हमें यूई से मतलब है। तो यूई कैसे निकाले, लेंस फॉर्मूला 1 बाई वीई माइनस 1 बाई यूई इक्वल्स टू 1 बाई एफ ई। अभी देखो हमने बोला है कि वी डी के बराबर है, लेकिन ये जो वीई है फाइनल इमेज बना वो
आईपीस के लिए अगर हम लोग बात करें, आईपीस वाले लेंस के लिए अगर हम लोग बात करें, तो वो किस तरफ बना, जो इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट साइड में बन रहा है ना, इधर कहीं पे बन रहा है, डी डिस्टेंस पे है ना, डी डिस्टेंस पे फाइनल इमेज मेरा बन रहा है डी डिस्टेंस पे। तो ये जो डी हो जाएगा ये एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना, वी एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर से हम लोग देखो और यूई को भी हम लोग एक यूई जो होगा यहां पर यूई नेगेटिव होगा, है ना, यूई जो होगा उस केस में जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखा है वो भी उल्टे डायरेक्शन में है, जो इंसिडेंट रहे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यूई भी नेगेटिव यूई होगा। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो 1/-d और यूई एक इसके साथ में -1/-यूई, क्योंकि यूई अगर हम लोग लिख रहे हैं तो साइन के साथ -यूई होना चाहिए कायदे से, और एफ तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो यहां से हम लोग 1/यूई निकाल सकते हैं, दैट इज 1/fe प्लस 1/d, सिंपल। तो 1/यूई, अब हम लोग मैग्निफिकेशन लिखेंगे। अब मैग्निफिकेशन, ये तो हमने 1/यूई निकाल दिया, तो मैग्निफिकेशन हम लोग का जो फॉर्मूला था, जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है, तो इसमें हम लोग मैग्निफिकेशन लिख दिया f0 इंटू 1/यूई। तो 1/यूई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/fe प्लस 1/d इस केस के लिए, और इसको हम लोग अगर fe को बाहर निकाल दें, f0/fe अगर निकाल दें तो ये बन जाता है 1 प्लस fe/d, ठीक है। यहां से मैग्निफिकेशन जो मेरे पास बना, और ये जो मैग्निफिकेशन है दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग केसेस के लिए ये सारे मैग्निफिकेशंस की वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिया है, तो अब फटाफट हम लोग ये सारी चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाला जो पार्ट है वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट रह जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि तुमने रिफ्लेक्शंस नहीं पढ़े, तुम्हारे सिलेबस में, टर्म 2 के सिलेबस में अभी वो हटाया हुआ है। तो अभी रिफ्लेक्टिंग में समझाऊंगा, तो उसमें मुझे रिफ्लेक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स, जैसा कि पैराबोलिक हम लोग यूज करते हैं, क्यों स्फेरिकल हम लोग लेंस, क्यों हम लोग स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं, पैराबोलिक हम लोग में क्या एडवांटेज है, स्फेरिकल में हम लोग क्यों पैरेक्सियल रेज लेते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें रह जाएगी उसमें, तो कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि टर्म 2 में इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शंस अभी सिलेबस से हटाए हुए हैं। तो सिर्फ रिफ्रैक्टिंग वाले पार्ट पे फोकस करो, सिर्फ रिफ्रैक्टिंग वाला पार्ट जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, छोटा सा पार्ट है रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप का, तो वो अभी इसमें मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को अपना टर्म 2 के हिसाब से सारी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो होप तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने कम से कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझाने की कोशिश की है। और जो एनसीईआरटी में उसमें वो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो उसको मैंने बहुत ही जनरलाइज्ड करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है एनसीईआरटी का, है ना, सारे कवर किए हुए हैं। और अगर तुमको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और टर्म 2 का पूरी तरह से हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी क्लास 12 वन शॉट, और उस वन शॉट में हमने टर्म 1 से टर्म 2 सब कुछ सारा सिलेबस क्लास 12 का कंप्लीट कर रखा है। तो अगर जेई नीट या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है ही, जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो यार, इसी उम्मीद के साथ टर्म 2 तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, अब तो बिल्कुल पास आ चुका है, तो बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आ जाओ, है ना। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।